अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है कि हमेशा की तरह आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपनों के साथ होंगे और सेहतयाब होंगे। इसी दुआ के साथ आगे बढ़ेंगे। आज के दिन का आगाज़ करेंगे हमारी रमज़ानुल मुबारक की खुसूसी ट्रांसमिशन, जहां पर हम आपको मुख्तलिफ मेहमानों से भी मुलाकात करवाएंगे और मेरे साथ यहाँ पे फारूक भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम समरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ए अल्लाह ताला, हम तेरी इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। उम्मीद करता हूँ आपका माह सियाम अच्छा गुजर रहा होगा। ख़ातिन वज़ात, बात आज शुरू करेंगे। आज की ट्रांसमिशन मेरे जहन में ख्याल आ रहा था समरा कि सच बोलना हमारा मज़हब भी सिखाता है, उसी की देता है। हर दुनिया का मेरे ख्याल में हर मज़हब जो है इस चीज़ को कहता है कि सही बात करनी चाहिए, बिल्कुल, चाहे वो कड़वी होती है पर वो सच होती है। सच बोलने के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए। एग्जैक्टली। और ये आपका कैरेक्टर शो करती है, आपकी अपब्रिंगिंग शो करती है और ये बताती है कि आपका मेटल क्या है, आपका कैरेक्टर क्या है। सच बोलने के लिए हिम्मत यकीनन चाहिए होती है, लेकिन सच बोलना मुश्किल काम नहीं है। बिल्कुल। और यकीन कीजिए, मतलब ये ट्राइड एंड टेस्टेड फार्मूला है कि अगर आप सच बोलेंगे तो आप बहुत से मसाइल से बच जाएंगे। आप 100 झूठ की जगह एक सच बोल सकेंगे। वक्ती तौर पे यस, मसाइल हो सकते हैं, हो सकता है अगले बंदे को आपकी बात बुरी भी लगे, वो रिएक्ट भी करे, वो गुस्सा भी करे, लेकिन लॉन्ग रन में, लंबे अरसे में वो यकीनन ये बात अप्रिशिएट करेगा, पसंद करेगा कि इस बंदे ने मुझे धोखा नहीं दिया और इसका कैरेक्टर इतना स्ट्रॉन्ग है कि इसे एहसास हुआ कि इसने गलती की है और इसने ओन अप किया और मेरे साथ सच बात की। तो हमेशा सच बोलने पे इसको फोकस करना चाहिए और इसको अपनी आदत बनाना चाहिए। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात की फारूक आपने। और रमज़ानुल मुबारक का ये जो ख़ास महीना है, ये भी हमें इन सारी चीज़ों की हिदायत देता है कि जितने भी अच्छे काम हम हमारी अंदर नेचर में अगर नहीं मौजूद या हम प्रैक्टिस नहीं कर सकते, तो हमें मौका मिला है अल्लाह ताला की तरफ से कि हम इस महीने के अंदर इन सारी अच्छी बातों को प्रैक्टिस करें, ताकि हम इन सारी चीज़ों के आदी हो जाए और फिर उन्हें आगे अगले बाकी के 11 महीनों में इम्प्लीमेंट कर सकें। हमारे मेहमान की तरफ चलते हैं। जी हाँ जनाब, हमारे साथ जो रिवायत हस्बे मामूल जो है, हम ट्रांसमिशन का बाकायदा उन्हीं के साथ तिलावत कलाम पाक के साथ करते हैं, अल्लाह ताला के बाबरकत नाम के साथ करते हैं और ये सादत हासिल करते हैं कारी बुजुर्ग शाह अल हज़री, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन जाअ बिल हसनति फलहु अश्रु अम्सालिहा वमन जाअ बिस्सय्यिअति फला युजज़ा इल्ला मिस्लहा वहुम ला युज़लमून। क़ुल इन्ननी हदानी रब्बी इला सिरातिम मुस्तक़ीम। क़ुल इन्ननी हदानी صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين। قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي
شريك له لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين صدق الله العظीम। आयात बय्यिनात का तर्जुमा। जो कोई अल्लाह के हुजूर नेकी लेकर आएगा उसको वैसी 10 नेकियां मिलेंगी और जो बुराई लाएगा उसे सज़ा वैसे ही मिलेगी और उन पर जुल्म नहीं किया जाएगा। कह दो कि मुझे मेरे परवरदिगार ने सीधा रास्ता दिखा दिया है, यानी दीन सहीह मज़हब इब्राहीम का जो एक अल्लाह ही की तरफ के थे और मुशरिकों में से नहीं थे। ये भी कह दीजिए कि मेरी नमाज और मेरी इबादत और मेरा जीना और मेरा मरना सब खुदाए रब्बल आलमीन ही के लिए है जिसका कोई शरीक नहीं, और मुझको इसी बात का हुक्म मिला है और मैं सबसे अव्वल फरमाबरदार हूँ। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन। जज़ाकल्लाह, बहुत खूब। कैसा, मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहूँगा कि आपकी हम ऑफ एयर तो आपकी शायरी और आपके नातिया कलाम भी आप हमें पढ़ के सुनाते हैं। मैं चाहूँगा कि ज़रा ऑडियंस के साथ भी अगर आज एक खूबसूरत सा नातिया कलाम आप हदिया रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आप शेयर करें। जी बिस्मिल्लाह, जी बिस्मिल्लाह, जी ठीक है। मिले तालिब को एक गोशा नबी के दर से इरफां का, मिले तालिब को एक गोशा नबी के दर से इरफां का, मुयस्सर हो नज़ारा एक रुखे ज़ेबा ताबा का, मुयस्सर हो नज़ारा एक रुखे ज़ेबा ताबा का। खुदा ने खल्क फरमाया बना के रहमत आलम, खुदा ने खल्क फरमाया बना के रहमत आलम, हुआ चर्चा जहां में सरवर आलम के एहसान का, हुआ चर्चा जहां में सरवर आलम के एहसान का। वो दाई बन के आए जब हिरा और कूह फारा से, वो दाई बन के आए जब हिरा और कूह फारा से, सहारा मिल गया आखिर बशर को रम्ज़ इम्कां का, सहारा मिल गया आखिर बशर को रम्ज़ इम्कां का। ये जिस्म जा ये मेरा दिल, ये दिल मेरा ये जा मेरी, ये जिस्म जा ये मेरा दिल, ये दिल मेरा ये जा मेरी, लुट
लुटा दूं उनके इज्जत पर ये पे हम अपने विजदा का, लुटा दूं उनकी इज्जत पर ये पे हम अपने विजदा का। सनाए सईदो सरवर बनी है हिर्ज़ जां अपनी, सनाए सईदो सरवर बनी है हिर्ज़ जां अपनी। मदीह सईद आलम है उन्वा मेरे दीवा का, मदीह सईद आलम है उन्वा मेरे दीवा का। निगाहे लुत्फ उम्मत पर पड़े एक बार आका की, निगाहे लुत्फ उम्मत पर पड़े एक बार आका की। गुनहगारों का उतरेगा सरों से बोझ इस्यां का, गुनहगारों का उतरेगा सरों से बोझ इस्यां का। निशानी आफियत की है लिवाए हम्द महशर में, निशानी आफियत की है लिवाए हम्द महशर में। मेरे आका उठाएंगे लिवाए हम्द रहमा का, मेरे आका उठाएंगे लिवाए हम्द रहमा का। भटक जाऊं तो क्यों कर मैं कि मेरी उनसे निस्बत है, भटक जाऊं तो क्यों कर मैं कि मेरी उनसे निस्बत है। मैं मोमिन उनके फैज़ां से, मैं मोमिन उनके फैज़ां से, मैं क़ारी उनके कुरान का, मैं मोमिन उनके फैज़ां से, मैं क़ारी उनके कुरान का। मिले तालिब को एक गोशा नबी के दर से इरफां का, मुयासर हो नज़ारा एक रुख़े ज़ेबा व ताबा का। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। इसी के साथ नाज़रीन यहाँ लेंगे एक ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हमारे साथ हमारे मेहमान भी मौजूद होंगे, उनके साथ गुफ्तगू भी होगी। लेकिन अभी फ़िलहाल चलकर आप लोग एक प्रोग्राम एंजॉय करें, उसके बाद वापस आते हैं। जी जनाब, वंस अगेन वेलकम बैक आफ्टर अ ब्रेक। रमज़ान अल मुबारक की खुसूसी ट्रांसमिशन शहर रमज़ान हमारी जारी है। हमारे साथ एज़ यूजुअल रोज़ की तरह डॉक्टर आसिफ महमूजा साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। सोशल वर्कर भी हैं जी, और डॉक्टर भी हैं, सिविल सर्वेंट भी हैं, और किताब भी लिखी है उन्होंने, बिल्कुल, दवा ग़िज़ा और शिफा। आज किस पे बात कर रहे हैं हम डॉक्टर साहब? आज मैंने बात करनी है कोरोना के इलाज के बारे में कि जो आपके साथ पेशेंट्स होते हैं उनका इलाज कैसे किया जाए? जी, उनका कैसे या इलाज, घर में रहने वाले लोगों, या घर में बंदा है, किसी को शक पड़ गया कि कोरोना है तो उसका कैसे इलाज करना है, खुद बचते हुए, अपने आप को बचाना है और पेशेंट का इलाज करना है और पेशेंट को रीश्योर भी करना है कि तुम ठीक हो जाओगे। वाकई, वरना अभी तक तो हमें यही लग रहा था कि सिर्फ एक कमरे में उसको बंद कर देना है। जी जी जी, अभी जो सूरत हाल बन रही है कि इन्फेक्टिविटी रेट काफ़ी ज़्यादा हो गया हुआ है, हॉस्पिटल फुल हैं, हॉस्पिटल वाले बल्कि मैसेजेस भेज रहे हैं कि घर में ही इलाज करें, हॉस्पिटल ना लेके आएँ। बहुत सारे जो अच्छी बात यह है कि कोरोना में सिर्फ 2 to 5% पेशेंट जो हैं वो हैं जिनको हॉस्पिटलाइजेशन की एक्टिव ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, फौरी तौर पे एज ज़्यादा है उसकी वजह से, या ज़्यादा एज भी हो सकता है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ लंग्स कितनी है अच्छा, उस पर डिपेंड करता है, और सेचुरेशन ऑक्सीजन कितनी है इस पर डिपेंड करता है। ठीक है। तो एक तो बात यह है कि हर फ्लू, हर जुकाम, हर नज़ला, खांसी, जुकाम या सर दर्द या आपको पेट में दर्द हो गया, जोड़ों में दर्द हो गया, ये कोरोना नहीं है, ये ज़हन में बात रखें। और
अगर आपको 2-3 दिन से बुखार है और आपको महसूस हो रहा है कि जिस्म में दर्दें भी बहुत ज़्यादा हो रही हैं, शायद डायरिया भी हो गया है और ब्रेथलेसनेस है, तो फिर शक पड़ता है कि आपको कोरोना का हो गया। तो फिर कोशिश तो यही करनी चाहिए कि पीसीआर टेस्ट हो जाए। पीसीआर टेस्ट से पता चल जाता है कि आप पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं। और फिर आपने अगर पॉजिटिव आ गया तो आप घर में इलाज कर सकते हैं। बहुत सारे लोग, हमारे बहुत सारे दोस्त, उन्होंने घर में इलाज किया और घर में ही वो ठीक हो गए। तो घर में रहते हुए एक तो ये है कि हवादार कमरा पेशेंट को देना है और पेशेंट को अलहदा कर देना है, पेशेंट को क्वारंटीन कर देना है, आइसोलेट कर देना है और वहीं उसको हर चीज़ मुहैया करनी है और उसको बिल्कुल छोड़ नहीं देना कि बस जी बस गया, इसको कोरोना हो गया, कहीं हमें ना लग जाए। पेशेंट को आपने रीश्योर करवाते रहना है, उसे कहना है कि तुम हमारा हिस्सा हो, हम तुम्हारा ख्याल कर रहे हैं। तो जिस तरह इसको रीश्योर करवाएंगे उतनी उसकी इम्यूनिटी जो है ना, साइकोलॉजिकली भी आपकी इम्यूनिटी, डिप्रेशन में जब पेशेंट डिप्रेस हो जाए, जब वो एंक्शियस हो जाए तो उसकी इम्यूनिटी कम हो जाती है। अपने आप को कैसे बचाना है? अपने आप को भी बचाना है, अपने आप को पूरा मास्क पहन के 6 फुट का फासला रख के और बर्तन उसके डिस्पोजेबल बर्तन रखें। वो ये है कि अपने आप को भी बचाना है, पेशेंट का भी ख्याल करना है। और पेशेंट को जब इस तरह का हो जाए बुखार, अगर सिर्फ सिंपल बुखार है या खांसी है तो आप सिर्फ उसे पैनाडोल से कंट्रोल करें, कुछ और देने की, दर्द की दवाई दें और उसका बुखार कंट्रोल हो जाए। और अगर थोड़ी बहुत खांसी है तो हमारा कोरोना प्लस सिरप जो आप घर में भी बना सकते हैं कि एक कप गर्म पानी लें या गर्म दूध लें, उसमें 1 चम्मच हल्दी का डाल दें, ऑलिव ऑयल 1 चम्मच डाल दें और शहद डाल दें, आपको भी माशाल्लाह मुझे लग रहा है। तो ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं सुबह शाम। और फिर जूसेस वगैरह का इस्तेमाल करें और करें। और फिर नेचुरल एक वेंटिलेशन जो है वो भी है कि प्रोन पोजीशन में पेशेंट को लिटाएं कि पेशेंट हर 5-6 घंटे बाद 20-30 मिनट के लिए प्रोन पेशेंट में यानी पेट के बल लेटे, एक तकिया सर के नीचे रखे, 2 तकिए पेट के नीचे रखे और एक तकिया जो है टांगों के नीचे रखे। अच्छा, इससे कुछ फर्क पड़ेगा? इससे ये होगा कि आपकी पोजीशनिंग जो ऑफ लंग्स जो है ना, लंग्स आपके बेटर तरीके से जो है ना वो ये वही पोजीशन जो सजदे में भी जब आप जाते हैं तो थोड़ा सा ऑलमोस्ट वही हो जाती है, मगर ये है कि ये बिल्कुल पेट के बल। अच्छा, उसमें पेट आपका नहीं लगता है? पेट में प्रेशर पता है ना, डायफ्राम, तो आप सांस तो लंबे आपने सांस लेने हैं। फिर चेस्ट फिजियो भी आप करवाते रहें कि पीछे से जोर से ऐसे हाथ मारे, अच्छा, कोई आपके करीब आके अपने आप को कवर करके, तो इससे जो है ना वो नेचुरल वेंटिलेशन। और फिर आज के बल्कि इंडिया में तो इलाज जो कोरोना का उन्होंने किया है, कई हॉस्पिटल बन गए हैं। हॉस्पिटल जो है वहाँ सिर्फ इनहेल करवाया जाता है को मतलब है आपको जो वो हीट दी जाती है ना नाक के जरिए, और तो हीट थेरापी से भी कोरोना का उन्होंने खात्मा किया। स्टीम इनहेलेशन की बात ही मैं कह रहा हूँ। नेबुलाइज बच्चे अगर हैं तो जैसे नेबुलाइज करते हैं तो बार बार नेबुलाइज करने से भी आपकी चेस्ट खुलती है, नालियाँ खुलती हैं जिनमें रेशा वगैरह है। और अभी 4-5 दिन पहले एक टीवी पे रिपोर्ट आई कि पेशावर में कोई चुफ शाह साहब जो थे वो आ गए डॉक्टरों के साथ, उन्होंने फूंके मारनी शुरू कर दी। पश्तो में फूंक मारने को चुफ कहते हैं मेरे ख्याल। अच्छा। तो वो चुफ शाह साहब आए, हर पेशेंट को जनाब जा रहे हैं, 1 से 20-25 पेशेंट को उन्होंने फूंके मारी। अगले दिन अखबार में था कि चुप शाह के आने के बाद 10 पेशेंट जो है ना वो कोरोना से सेहतयाब हो गए। वो सेहतयाब नहीं हुए, वो आगे चले गए। तो फिर वो उन डॉक्टरों की जिन्होंने उसको खैबर टीचिंग मेडिकल हॉस्पिटल में एंट्री दी थी, उनकी इंक्वायरी शुरू हो गई है। तो ये भी इस तरह की भी है, मगर ये चीजें जो है क्या था वैसे, हाँ वो मतलब है फूंक मार रहे थे और पता नहीं शायद हो सकता है चुप शाह साहब भी कोरोना से कोरोना भी ट्रांसफर कर रहे थे सबको। तो वो पेशेंट कोरोना वार्ड था, आइसोलेशन वार्ड था। नहीं, लेकिन बेसिकली आई थिंक जो डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं उसका मकसद ये है कि क्वैक्स तो हर जगह होता है। हाँ जी, ये एक सीरियस है और इसको सीरियस लेना चाहिए। डे 1 से सीरियसली लें, बिल्कुल रिलैक्स ना हो और एसओपीज पे अमल करें, एसओपीज पे सख्ती से अमल करें, अपने आप को भी बचाएं और दूसरों को भी बचाएं। मैंने कल भी जिक्र किया था कि मेरे पास डायरेक्टर जो ड्रैप के आए हुए थे, तो वो
हम वैक्सीन पे बात कर रहे थे। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ जी, पाकिस्तान, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान, जिन्होंने सारी वैक्सीन की इजाज़त दी है। और माशाल्लाह ये खुशखबरी है, ये सुना रहे थे कि पाकिस्तान में भी चांसेस हैं। अच्छा। हमने कुछ लोगों को मैन्युफैक्चरिंग की इजाज़त दी है, तो अल्लाह करे पाकिस्तान में भी बन जाए। पाकिस्तान में लोगों के पास कैपेसिटी भी है, एबिलिटी भी है, और कॉस्ट में बड़ा फर्क कॉस्ट में बहुत फर्क पड़ जाएगा ना। अभी अवेलेबिलिटी आपको कितनी आसानी हाँ से जी, हो 12-12 हज़ार की लग रही है। और सारा हर आम आदमी, जो गरीब आदमी जिसको एहसास प्रोग्राम के तहत 12,000 रुपए 6 महीने के मिल रहे हैं, वो तो बेचारा नहीं लगवा सकता। एग्जैक्टली लेकिन उन सारी चीजों से डॉक्टर साहब बेहतर यही है कि आप वो एहतियात एहतियात कर लें, करें, एहतियात उन बहुत चीजों ज़रूरी पे है। पहुंचने की जरूरत जी, ही जी। नहीं पड़ेगी। कोरोना एक वबा है और एहतियात में ही एहतियात शिफा में है। शफा है जी, बिल्कुल एहतियात आज का करेंगे। फल जी। डॉक्टर साहब, आज का फल जो है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए संतरा, माल्टा, ऑरेंजेस जो हैं, किन्नू, ये बहुत अहम है। वो हाय उनके ऑरेंज तो सीजन जा रहे हैं, हाँ जी, सीजन, मगर ये है कि जाते जाते पकड़ लें। जाते जाते इसको पकड़ लें स्टोर कर लें। और इसका जूस पिए, और ज्यादा ठंडा ना पिए, क्योंकि आजकल गला खराब होने का विटामिन डर होता है। सी बेसिकली, विटामिन सी जो इसमें है, और इसमें 2 संतरे आप लें तो इतनी मिकदार आपकी जो इम्यूनिटी आपकी बढ़ाएगी वो उसमें मौजूद होती है। ओ ग्रेट ग्रेट। तो हमें इलाज भी पता चल गया, हमें एहतियात का भी पता चल गया, और हमें वो फल भी पता चल गया जो हमारी इम्यून सिस्टम को बेहतर बना Boost सकता है। करता है, दैट्स बिल्कुल, रियली बिल्कुल। ग्रेट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच वंस अगेन। एक बार फिर आपने बड़ी करामत चीजें हमें बताई हैं जो हमारे ही फायदे के लिए और हमारे अपनों के फायदे और के लिए डॉक्टर हैं। शुफ शाह को नहीं फॉलो करता। हाँ उनका खास बिल्कुल नहीं। उनका देख लीजिए नतीजा क्या निकला है। वो बेचारे जितने भी वो पेशेंट्स थे, डॉक्टर नहीं था, चुप शाह ही था सिर्फ। एग्जैक्टली चुप शाह, एग्जैक्टली। तो ये मजाक एक अपनी जगह होता है, लेकिन प्लीज प्लीज मेक श्योर कि इस कोरोना की वबा को, जैसे अभी फारूक और डॉक्टर साहब बता रहे थे, सीरियसली लें, और अपनों से और अपने प्यारों से अगर आप प्यार करते हैं तो इसका ख्याल जरूर बेशक। करें और एहतियात बरतें। बिल्कुल। इसी के साथ नाजरीन यहाँ लेंगे एक ब्रेक से वापस आते हैं। उसी दौरान आप एक अच्छा सा प्रोग्राम एंजॉय कीजिए। हमारी ये जो ट्रांसमिशन है ये जारी रहेगी। जी जनाब, वंस अगेन वेलकम बैक आफ्टर अ ब्रेक। और हमारी रमज़ानुल मुबारक की खुसूसी ट्रांसमिशन जारी है शहर रमज़ान के नाम से। और फारूक, अब हमारे जो मेहमान यहाँ पे मौजूद हैं, मेरे ख्याल से उन्हें भी वेलकम कर लेते हैं। जी बिल्कुल जी, हमारे साथ मौजूद हैं हमाद हुसैन, जो कि एक बहुत सीनियर आर्किटेक्ट भी हैं, और इनकी जो ऑफिशियल डेजिग्नेशन है वो आप पढ़ के सुनाएं। बिल्कुल जी, ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ लीग ऑफ आर्किटेक्ट्स पाकिस्तान। तो आइए वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम हमाद, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक, ठीक ठाक है भाई। हमाद इज अ वेरी मल्टी फेसेटेड पर्सनैलिटी, और वी गो बैक अ लॉन्ग वे फ्रॉम स्कूल, और एंड हमाद हैज डन सो वेल इन हिज करियर। बड़े ज़बरदस्त किस्म के आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर्स, घर, फार्म हाउस, लेकिन मसाजिद का जो आर्किटेक्चर है उसमें भी इन्होंने बड़ा काम किया है, और ये अल फौजान के मेंबर हैं। अब मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये बताएं कि अल फौजान क्या है। अल फौजान, ये इसका जो पूरा नाम है अल फौजान अवार्ड फॉर मॉस्क आर्किटेक्चर। ये एक सऊदी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हेड करते हैं एक सऊदी प्रिंस। ओके। ये कोई 3-4 साल पहले तश्कील में आई, और इसका मकसद ये है कि पूरी दुनिया में जो मसाजिद बनती हैं उसको असेस करके और उनको अवार्ड दिया जाए। अच्छा अच्छा। बहुत सारे अवार्ड्स हैं दुनिया में। आगा खान अवार्ड फॉर आर्किटेक्चर है, प्रिट्स का प्राइज़ है, लेकिन ये सारे वो हैं जो ओवरऑल आर्किटेक्चर को अवार्ड्स दिए जाते थे। अच्छा। और इनमें आज तक किसी मस्जिद को नहीं मिला था, क्योंकि मस्जिद को वो कंसिडर ही नहीं करते थे। व्हाई? मस्जिद को आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर नहीं कंसिडर, मतलब जो ये सेक्युलर अवार्ड्स थे इसमें वो नहीं इतना फोकस दिया जाता था। तो सऊदीज़ ने ये अल फौजान, मिस्टर अब्दुल लतीफ़ अल फौजान जो हैं, इन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन को तश्कील दिया, और इन्होंने कहा कि हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ दुनिया की मसाजिद पे होगा। अच्छा। और उसमें हम उनका पूरा एक सिलेक्शन क्राइटेरिया है, उसमें जूरर होते हैं, उसमें वो एक कमेटी बनाते हैं। तो उनका जो पिछले साल का साइकिल था 2020 का, उसमें उन्होंने जो पूरी एक कमेटी तश्कील दी थी, उसमें मैं भी उसका मेंबर था। ये हर साल होते हैं अवार्ड? ये एवरी 3 years। एवरी 3 years। पाकिस्तान से सिर्फ आप हैं? पाकिस्तान से उसका कमेटी का मेंबर सिर्फ मैं ही हूँ। अच्छा। तो पिछले साल फिर हमने काफ़ी, मैं इंडोनेशिया गया, मलेशिया गया, वहाँ की मसाजिद को असेस किया। तो बेसिकली वो मस्जिद, मॉस्क एज अ बिल्डिंग टाइप को
वो दुनिया में आर्किटेक्चरल अरीना में उसको ऊपर ला रहे हैं। जैसे कि अगर आप देखें कि पहले के वक्तों के अंदर मोस्टली चर्चेस को ही हम देखते थे कि सबसे बड़े और खूबसूरत बने हुए हैं और huge structures। एग्जैक्टली ह्यूज स्ट्रक्चर्स, लेकिन अब अगर वक्त इस तरह से तब्दील हुआ है कि आपको मसाजिद भी उसी तरीके से बहुत अच्छे पैमाने पे बिग ह्यूज जैसे आर्किटेक्चर की बात हो रही है, वो भी अब आपको हर जगह नजर आ रही होती है। ये कैसे तो ट्रांसफॉर्मेशन हुई है? हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल है जी। शुरू में इस्लाम आने से पहले जो बड़ी बिल्डिंग्स होती थी उसमें या तो 3 कैटेगरीज थी, या मिलिट्री स्ट्रक्चर्स किले थे, या रिहायशी स्ट्रक्चर महल थे, सही, या मजहबी स्ट्रक्चर्स थे टेम्पल्स या चर्चेस। अच्छा, साइज के हिसाब से यही बनाए जाते थे, और ये जो भी सल्तनत होती थी वो अपनी पावर प्रोजेक्ट करने के लिए बड़े से बड़ी इमारत तामीर करती थी। कहावत यह है, कहा जाता है कि हज़रत सुलेमान का टेम्पल था, उन्होंने एक टेम्पल बनाया था, और उसमें कहते ये हैं कि उसकी तामीर में जिन्हों ने भी हिस्सा लिया था, जिसकी वजह से वो इतना आलीशान था कि उस ज़माने में इस किस्म का टेम्पल कभी नहीं बना। लेकिन उसका आर्कियोलॉजिकल या हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं है, ये कहावतों में है। 6th सेंचुरी में इस्तांबुल में हाया सोफिया नामी एक चर्च तामीर हुआ। जी हाँ, जो अभी दोबारा जो अभी आजकल बड़ा न्यूज़ में था, दोबारा मस्जिद में कन्वर्ट हुआ। ये एम्परर बाइजेंटाइन एम्परर जस्टिनियन ने बनाया, और ये दुनिया का सबसे बड़ा चर्च था, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग थी। अच्छा, और मज़े की बात ये कि अगेन हिस्ट्री में ये रिकॉर्डेड है कि जब ये कंप्लीट हुआ और जस्टिनियन पहली दफ़ा उस चर्च में गया तो उसने जाके कहा कि ए सुलेमान, मैं आपसे आगे निकल गया हूँ। अच्छा, यानी कि मैंने आपके टेम्पल से बड़ी इमारत तामीर करा। सही सही। उसके 1000 साल बाद 16वीं सदी में इस्तांबुल में सुल्तान सुलेमान, जो कि सल्तनत उस्मानिया के सुलेमान थे, उन्होंने एक मस्जिद बनाई जिसका नाम है सुलेमानिया मस्जिद। सही, बिल्कुल। और वो हाया सोफिया से भी बड़ी थी। ओह, और अगेन ये कहा जाता है कि जब सुल्तान सुलेमान उस मस्जिद में दाखिल हुए तो उन्होंने कहा कि ए जस्टिनियन, मैंने तुझे मात दे दी है। अच्छा, तो ये हजार साल के लेवल पे टेम्पल से चर्च से मस्जिद, और वो उससे बड़ा होता गया। इस तरह का सफर तय किया, इस तरह का सफर। लेकिन इसमें आपके सवाल में जो इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जब इस्लाम नया आया था तो उस वक्त मुसलमानों के पास वो टेक्नोलॉजी नहीं थी बनाने की। जो पहली मस्जिद इस्लाम की थी, मस्जिद कुबा, जो कि 622 ईस्वी में बनी थी, जिस साल हिजरी कैलेंडर स्टार्ट होता है। राइट, वो बहुत छोटी मस्जिद थी, मड ब्रिक से बनी थी, ऊपर शाखें पत्ते, और ये हाया सोफिया के बाद बनी है। तो हाया सोफिया इतना ह्यूज स्ट्रक्चर बन चुका था, वेस्टर्न लोगों के पास वो टेक्नोलॉजी मौजूद थी। और मस्जिद कुबा के बाद से जिस तरीके से मुसलमानों ने फिर उसको इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चर को डेवलप किया, तो विद इन 1000 ईयर्स वो चर्चेस से आगे निकल गए। और जो सुलेमानिया मस्जिद है ये उसका एक शाकार है। अच्छा हमाद, मुझे ये बताएं, इट्स अ वेरी बेसिक क्वेश्चन, आई एम श्योर कि इसका कोई टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर होगा। अक्सर जब हम मसाजिद देखते हैं, और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में, सऊदी अरेबिया में, कहीं भी आप गल्फ कंट्रीज़ में, स्टेट्स में चले जाएं, तो किसी मस्जिद का एक मीनार होता है, किसी के 2 होते हैं, किसी के 3 होते हैं, किसी के 4 होते हैं। 3 नहीं होते, आई थिंक 4 होते हैं, 1, 2 and 4। हाँ, 1, 2 and 4। हाँ, तो ये कोई लॉजिक इसके पीछे? सिग्निफिकेंस है कोई इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से या आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से? जी देखिए, मीनार तो शुरू में बना था एज अ फंक्शनल एलिमेंट। मीनार के ऊपर चढ़ के अजान दी जाती थी ताकि दूर तक सही आवाज हो। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मीनार की एक सिंबॉलिक वैल्यू भी स्टार्ट हो गई। अच्छा, और मस्जिद, हम आर्किटेक्चरली इसको कहते हैं कि मॉस्क एज अ बिल्डिंग टाइप जो है, इसको ऑटोमन टर्क्स ने मशहूर किया, क्योंकि उन्होंने इतनी बड़ी मसाजिद बनाई कि वो दुनिया की दीगर इमारात से उनका कंपटीशन स्टार्ट हो गया, चर्चेस से बड़ी, जिस तरह अभी हमने जिक्र किया था। तो उन्होंने, ऑटोमन्स ने इसकी एक सिंबलिज्म कर दी थी कि एक मीनार वाली जो मस्जिद है वो सिर्फ उनके वजीर को अलाउड होती थी। अच्छा, वजीर अपनी मसाजिद बनाते थे। इस्तांबुल में एक बड़ी मशहूर मस्जिद है, रुस्तम पाशा मस्जिद। रुस्तम पाशा, अगर आपने आप जो भी आपके नाजरीन है उन्होंने वो मेरा सुल्तान ड्रामा देखा है, तो उसमें सुल्तान सुलेमान का वजीर था रुस्तम पाशा, उसने बनवाई थी। उसका एक मीनार है, क्योंकि वजीर को एक मीनार अलाउड था। अच्छा, फिर इनकी सुल्तान सुलेमान की बेटी थी मेहरमा सुल्तान, ये भी उस ड्रामे में है। प्रिंस
शहजादे और शहजादी को 2 मीनार अलाउड थे अच्छा और 4 मीनार वाली मस्जिद सिर्फ और सिर्फ सुल्तान बनवा सकता था। ये बाय लॉ, मतलब ये कानून बाय है। एक लॉ था ये। तो आपको टर्की में या पुरानी सल्तनत उस्मानिया की मसाजिद में जहाँ 4 मीनार वो वाली बादशाह मस्जिद की है, होगी। वो बादशाह की होगी। लेकिन फैसल मस्जिद के भी तो 4 मीनार हैं। फैसल मस्जिद एक्चुअली क्योंकि एक टर्किश आर्किटेक्ट ने बनाई है तो वो और अंदर से वो वहाँ बादशाह से होगा। और ये इस्लामाबाद की ग्रैंड नेशनल मॉस्क है और Yes. इत्तेफाक से ये शाह फैसल तो बादशाह के नाम पे है। ओ यस शाह फैसल के नाम पे है। ओके, अच्छा। लेकिन ऑब्वियसली आजकल के क्योंकि ये 20वीं सदी की मस्जिद है तो इसमें वो रूल शायद उन्होंने अप्लाई नहीं किया। Exactly. ये रूल तकरीबन ऑटोमन्स के जमाने में अप्लाई होता था। सही। अच्छा, अब वो एक खूबसूरती मेरे ख्याल से हो गई तो वो अब उसको उस तरह से फॉलो किया जा रहा होगा मेरे वो, ताकि आप 4 मीनार्स आपको एक और मजीद खूबसूरती भी दे रहे जी होते बिल्कुल, हैं। जैसा बादशाही मस्जिद की भी 4 Exactly. मीनार हैं। सही। और तो- मुगलों ने भी बहुत सी ऐसी मस्जिदें बनाई हैं। जी बिल्कुल, अब बादशाही मस्जिद भी मुगल बादशाह ने बनाई थी तो उसकी भी 4 मीनार हैं। सही। अब हमारा थोड़ा सा एक जेनेरिक सा सवाल मैं पूछूंगा। अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है उस पर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया है और उस पर काफ़ी एक्टिविटी शुरू हुई है और इसकी एक वजह यह भी है कि बहुत सी इंडस्ट्रीज़, एलाइड इंडस्ट्रीज़ के साथ जुड़ी हुई हैं 20 से 30 के करीब। तो आर्किटेक्चर्स भी ऑब्वियसली एसोसिएटेड हैं। जब कंस्ट्रक्शन होगी तो आर्किटेक्ट्स का भी काम बढ़ेगा। हाउ डू यू सी द व्हील मूविंग? डू यू सी कि द एक्चुअल एक्टिविटी ऑन ग्राउंड? देखिए, इस इमरान खान साहब की हुकूमत का जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है वो है नया पाकिस्तान हाउसिंग। जी हाँ। और ये इनका सबसे शुरू में इन्होंने स्टार्ट किया था, ये इनका मेन जो चक्री प्रोजेक्ट के है। पास वाला वो नहीं जी, नहीं, ये overall, पूरे पाकिस्तान authority, में, पूरे पाकिस्तान। जो Okay. उन्होंने कहा था कि 50 लाख घर बनेंगे। अच्छा इत्तेफाक से मैं उसके साथ भी एसोसिएटेड रहा हूँ। नया पाकिस्तान नेफ्डा कहते हैं, जी, नया पाकिस्तान हाउसिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो उनके साथ कुछ थोड़ा सा मेरा ताल्लुक अच्छा। रहा है, उनको थोड़ा एडवाइजरी रोल में। तो वो बड़ा अच्छा काम हो रहा है, थोड़ा सा लेट स्टार्ट हुआ है लेकिन बहुत स्पीड पे काम हो रहा है उसमें। और उन्होंने बहुत सारे जो बेसिक मसाइल हैं विच मीन्स कि उन्होंने बैंक्स को इन्वॉल्व किया। जी हाँ। आप तो खुद जी जी बिल्कुल, आपके मेरी शोबे knowledge से है। कि लोगों को कम इंटरेस्ट पे लोन्स कैसे मिलेंगे। और उसके बाद उन्होंने ज़मीन अक्वायर नहीं की बल्कि पार्टनरशिप में एग्जिस्टिंग डेवलपर्स के साथ, एग्जिस्टिंग हाउसिंग स्कीम्स के साथ कुछ ऑफ कोर्स ज़मीन अक्वायर भी की है। तो उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंगली उसको रिजॉल्व कर लिया और अब वो घर बनाने की तरफ जा रहे हैं। तो ये वाहिद प्रोजेक्ट है जो मुझे नज़र आ रहा है कि ये बड़े अच्छे तरीके से अपने पाया तकमील पे पहुंचेगा और इससे बहुत इकोनॉमी को बड़ा एक बूस्ट मिलेगा। क्योंकि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के साथ जी तकरीबन 150 के करीब इंडस्ट्रीज मुंसलिक होती हैं। ओके ओके। तो जब कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बढ़ती है तो वो सारी इंडस्ट्रीज जो हैं एग्जैक्टली वो Activity. कनेक्ट एक दूसरे से कर Connected. जाती है ना। 150 इंडस्ट्रीज आपने तकरीबन जी 150 इंडस्ट्रीज आप देखें ना, पंखे से लेकर और टाइल से लेकर Right. मतलब हर सरिये चीज़। से लेके बिल्कुल ठीक, जबरदस्त। एग्जैक्टली। तो मेरे ख्याल में शुक्रिया अदा करें क्योंकि बिल्कुल जी। वक्त हमारे पास थोड़ा कम है, थोड़ी तशनगी रहेगी। इंशाल्लाह ताला फिर किसी प्रोग्राम में हमारा आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर स्पेयरिंग टाइम। थैंक यू सो मच Thank you very रहमान much. साहब। और इसी के साथ नाजरीन एक यहाँ पर ब्रेक लेंगे। ब्रेक में आप जो है वो चलकर एक अच्छा सा प्रोग्राम एंजॉय करें, उसके बाद ही हमारी ट्रांसमिशन जारी रहेगी। बावत मुलाकात करते हैं। शहर रमज़ान में एक मरतबा फिर खुश आमदीद और हमारा आपका साथ जारी है। माह सयाम के रोज़े भी चल रहे हैं, इबादतें भी हो रही हैं और बरकतें भी समेटी जा रही हैं। अब मुझे बड़ी जल्दी हो रही है क्योंकि रोज़ा लग रहा है। रोज आने लग रहा है क्योंकि ये मेरा फेवरेट सेगमेंट है। अच्छा। और मैंने जल्द से जल्द उस सेगमेंट की तरफ जाना है ताकि मैं ये देख सकूं कि शेफ तौकीर हमारे लिए आज रमज़ान पकवान में क्या बना रहे हैं। ऐसी चीज़ जो मज़ेदार भी हो, आपके इम्यून सिस्टम को बेहतर भी करे और आपके घर में वो सारी इंग्रेडिएंट्स भी मौजूद होती हैं और झटपट तैयार हो जाती है। कैन यू बिलीव दैट? और साथ साथ वो जो जिस अंदाज में रेसिपी बयान करते हैं ना, उससे भी काफ़ी आपकी है ना? पेट भर जाता है। एग्जैक्टली खुशबुओं से, अरोमा से आपका वैसे ही जो है ना वो अट्रैक्शन पैदा होने शुरू हो जाती है। सो नो डाउट आपको भी ये सेगमेंट बहुत ज़्यादा पसंद है, तो बिना इंतजार किए हुए चलते हैं हमारी इसी सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है रमज़ान पकवान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ शेफ़ तौकीर, मेरे साथ हैं शेफ़ शराफत। माह रमज़ान के कुछ दिन बीत के कुछ दिन बाकी हैं, हमारी रेसिपीज़ आपके साथ चल रही हैं। आज आपके इस रोज़े की मुनासबत से हमने एक बड़ी खूबसूरत सी रेसिपी जो खुद तरतीब दी है। इस रेसिपी का ओरिजिन बेसिकली सऊदी अरब है। वहाँ पर जब मैंने 2-4 दफ़ा इस चीज़ को देखा, शराफत ने वहाँ पे काम किया हुआ है,
है ये देसी तरीके से बनाएंगे हम लोग, लेकिन ये वहाँ पे ये बड़ी मकबूल है। और इसको मैं शराफत को कहता है, इसका नाम हमें बता दें। इसका नाम है जी चिकन चीज़ पराठा अरेबिक स्टाइल। अरेबिक स्टाइल। इसमें बनाने का तरीका थोड़ा सा मुख्तलिफ है, जैसे घरों में हम बनाते हैं वैसे नहीं है, और जो हमने मसाले और चीज़ें इसमें डाल दी है वो भी थोड़ी सी मुख्तलिफ है। लेकिन जो चीज़ बन के सामने निकल रही है आपके लिए वो आपका रोज़ा अफ्तारी के टाइम पे या सहरी के टाइम पे, ये दोनों वक्त पे ये जो है रेसिपी, ये जो पराठा आप खा सकते हैं। खासकर अगर आप थोड़ी सी लाइट जो है अफ्तारी करें, ज़्यादा पकौड़े समोसे या तेल की चीज़ें ना खाएं, उसकी जगह पे अगर आप, जैसे इसको हमने बनाना है ऑलिव ऑयल में, अगर आप चाहें तो इसमें मक्खन में भी बना सकते हैं और देसी घी में बना सकते हैं। तो हमने इसके दो हिस्से हैं, एक में हमने जो है इसको, इसमें जो चीज़ें हमने डाली हैं वो मैं इसको सौते करूँगा। दूसरी तरफ हमने जो आटा है, आटे को जिस तरह से हमने वो सीधा सा जैसे हम मैदा घर में बनाते बना के, आपने इसको फ्रिज में को आधा घंटा पौना घंटा रखना है ताकि उसकी थोड़ी सी प्रूफिंग हो जाए, वो प्रॉपरली सेटल हो जाए। तो सबसे पहले हम जो है थोड़ा सा ऑलिव ऑयल लेंगे, इसमें मैंने अपना चिकन और बाकी जो लवाजमात है वो मैंने इसमें एक सेकंड मैं थोड़ा सा इसको गर्म कर लूँ, और इसमें इसके बाद फिर जो है पिसा हुआ अदरक। अच्छा, अदरक पे कोई पाबंदी नहीं है आपने कितना डालना है। हमेशा मैं अपने जितने भी शोज हैं मैं बताता हूँ आपको कि अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, काली मिर्च, ये वो चीज़ें हैं कि जो आप अगर इनको ज़्यादा इस्तेमाल करें तो इसके फवायद बहुत ज़्यादा हैं। लहसुन और ये लहसुन, ये हमने टीस्पून, 1 टीस्पून वो अदरक और 1 टीस्पून जो है वो इसमें हमने लहसुन डाला है। चिकन, अब ये चिकन है, चिकन को हमने बेसिकली चॉप किया है बहुत छोटा छोटा करके। मैं ये देखें आप ना, इसको आपने, अगर आपके घर में थोड़ी सी छुरी बड़ी है ना, तो आपने इसको, ये बोनलेस है, इसमें से जो फैट है और जिस तरह से इसको काटा गया, ये बोनलेस है, तो थोड़ी सी इसको हीट लगनी है। तो आप देख रहे हैं कि ज़्यादा 10 से 15 सेकंड में इसका जो कलर है वो वाइट हो गया। और अगर आपका पैन इसमें थोड़ा सा गर्म है तो शायद ये और भी जल्दी। अब इसमें हम जो है ये कैप्सिकम, जिसे बेल पेपर कहते हैं, हरी छोटी सी, आप देख रहे हैं सारी चीज़ें चॉप की हुई है छोटी छोटी करके, इसको सीड वगैरह निकाल के। ये इसमें हम डाल रहे हैं जी कैरेट, गाजर, वो भी। अच्छा, सारी कट का साइज एक है, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। इनको आपने कोशिश करनी है कि जैसे जैसे आप पकाते जाएं इनको प्रॉपरली मिक्स करें कि हर चीज़ प्रॉपरली मिक्स हो जाए। प्याज सेम कट अगेन, पतले वाली चॉप की हुई, इसको आपने ग्राइंडर में नहीं डालना, हाथ से आपने इनको चॉप करना प्रॉपरली। ब्लैक पेपर है, पाउडर की तरह नहीं है, क्रश की हुई है। नमक, हम ये हमारे शोज में आपने अक्सर देखा होगा कि हम हर चीज़ को आहिस्ता आहिस्ता आपको जो है ना वो एक्सप्लेन करते हैं और फिर अपनी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करते हैं। मकसद सिर्फ ये होता है कि हमारे आप यूट्यूब से भी इसको देख सकते हैं, मेरे चैनल से भी देख सकते हैं, और आप अगर इसको सिर्फ शो को फॉलो कर लें या यूट्यूब पे जाके देखें, जैसे हमने ये चीज़ बनाई होती है आप देखेंगे एग्जैक्टली वैसी आपके घर में बनेगी। धड़ा मिर्च, कुछ लोग इसको थोड़ा ज़्यादा डालते हैं, हमने 1 टीस्पून डाला है। अगर आप मिर्च कम खाते हैं इसको कम कर लें। तो जैसे हमारे जो व्यूअर्स कराची में हैं वो अक्सर कहते हैं कि जी थोड़ी सी चीज़ में तीखापन हो, तो फिर आप इसको थोड़ा सा ज़्यादा कर लें। गरम मसाला, ये गरम मसाला है जी। अक्सर जो हमारी चीज़ें हम बनाते हैं उसमें गरम मसाला हम बिल्कुल एंड पे डालते हैं। और जब हमने ये पराठा वगैरह बनाना हमने, मैं अब इसको थोड़ा सा लो हीट पे आप बनाए इसको, मैं अब इसको मैंने इसके नीचे हीट को बंद कर दिया, और ये जो इसका पेंदा गर्म है ये इसकी हीट में ये पकता रहेगा। और अब हम इसके दूसरे हिस्से की तरफ जाते हैं।
पेड़ा जितना भी आपने बनाना है, जो एक पराठा के साइज का हम घरों में अक्सर बनाते हैं, और कोशिश करें कि बहुत बड़ा ना हो, लेकिन बहरहाल ये आप डिसाइड कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा हमारा गर्म है अभी, क्योंकि इसी में हमने इसको बनाना है। अभी जब हम इसको रोल कर रहे हैं पराठे को, रोटी को, तो आप हमारा जो हमारी रेसिपी है स्क्रीन पे नोट कर ले। जैसे ही हम वापस आएंगे तो हम इसको ना आपके सामने इसको असेंबल करके दिखाएंगे आपको, तो आप हमारी रेसिपी नोट कर लें। आगे अपनी छोटी सी ब्रेक से, इस ब्रेक में आपने हमारी जो रेसिपी थी उसको नोट कर लिया है। जैसे मैंने पहले बताया, अगर कोई चीज़ मिस हो जाए तो ATV के आप जो YouTube चैनल पे चले जाएं, वहाँ से ये उठा लें इस रेसिपी को, या मेरे चैनल पे शेफ तौकीर अहमद। तो अब ये है कि हमने जो चिकन और उसके साथ जो रेसिपी के बाकी लवाजमात हैं वो मैंने इनको सौते कर लिया। सौते मैंने इनको किया है ऑलिव ऑयल में, और आपको बताया कि अगर देसी टच थोड़ा सा देना है तो आप इसमें जो है ना, आप इसमें ऑलिव ऑयल को रिप्लेस कर सकते हैं देसी, लेकिन खालस देसी या खालस मक्खन से। अच्छा जी, सबसे पहले हल्का सा ऑयल लेना है जी लगाने के लिए। मामूली सा आप इसको जो है आप बेस को मामूली सा जी, बिल्कुल ठीक है। अब हम इस पे हमने जो पेड़ा रोल किया था, अब हम इस पेड़े पे वो मैं ज़रा इसके नीचे, जी बिल्कुल ठीक है। मैंने इसकी आग थोड़ी सी कम कर दी थी। ये आपने मेक श्योर करना कि जब हम बना रहे हैं तो तवा जो है गर्म हो, लेकिन इतना गर्म ना हो कि आप जैसे ही ये जो रोटी इसके ऊपर डालें पराठे के लिए तो ये नीचे से जले ना। अच्छा, अब हम इसमें इसकी साइड पे हम लगाएंगे हल्का हल्का अंडा, और ये अंडा हमने इसलिए लगाना है ताकि इसके बाद हम इस पे जो फिलिंग डालेंगे, और फिलिंग के बाद इसके ऊपर हम इसको जब क्लोज करेंगे पराठे के दूसरे हिस्से से, तो ये इसका बाइंडर है। बाइंडर कहते हैं कि ये इससे जुड़ जाएगा इससे। ये आपने अंडे का, फिर अंडे का अपना टेस्ट होगा। जब ये पक जाएगा तो अंडे का जो क्रंच है इस पराठे के अंदर, अगर आप चाहें तो आप बेशक काफी सारा लगा सकते हैं इसको। जी बिल्कुल ठीक है। अब हमने जो मैंने सौते किया था चिकन और उसके साथ जो बाकी चीजें थी वो अब इसके, और मैंने 100 ग्राम चिकन लिया था। वैसे अगर आप 60-70 ग्राम लें तो ये काफी है। मैं तो फिल्म थोड़ी सी ज्यादा बना रहा हूं इसकी। मोज़रेला चीज, और अब हम इसमें क्या डाल रहे हैं? मोज़रेला चीज। अच्छा, मोज़रेला चीज बच्चों ने अगर खाना है तो थोड़ा ज़्यादा कर दें, और वैसे भी बड़े भी अगर खाएं तो एक तो ये है कि इसका टेस्ट अपना है, फिर ये है कि दूसरा जब हम इसको बना के इसके अंदर जब ये बिल्कुल और इसकी आप खींचेंगे तो ये धागे की तरह ना, जब ये आप इसको काटेंगे तो ऐसा लगेगा कि जैसे आप वाकई ना पिज़्ज़े की कोई एक किस्म ही आप खा रहे हैं इसमें। अब हमने वो सारी चीज़ें इसमें डालने के बाद हमने इसको जो है, अब दूसरा जो हमने जो पेड़ा रोल किया था वो हमने इसके ऊपर लगाया, और ये जो शराफत आपके सामने, ये एंड पे इनको जो जोड़ रहा है वो जो हमने अंडा लगाए थे, अंडे की जर्दी, उससे ये बाइंडर हुआ, ये जुड़ जाएगा। और ये जो जैसे मैंने कहा कि चीज़ हमने तो मोज़रेला चीज़ यूज़ किया। आप जितनी अच्छी क्वालिटी के 2-3 चीज़ बाजार से मिलते हैं, अगर आप उनको मिक्स करके डालेंगे तो ये और भी इसका मजा आएगा। अब तेल हमने सिर्फ मामूली सा लगाना है, ज्यादा नहीं। अब ये देखें कि इसको बनाने में जितना इस शो के टाइम को आप देख लीजिएगा 10 से 12 मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट। ये 15 मिनट के अंदर अंदर सिर्फ आटा आपने गूंद के रख लेना पहले, और उसके अलावा जो कुछ भी मैंने आपको स्क्रीन के पे खड़े होकर हमने आपको बना के दिखा रहे हैं ना, ये ऐसे बनेगा। ऑयल या इस पर देसी घी लगाना हो या आपने मक्खन लगाना इसके ऊपर। मैं अगर मैंने घर खाना हो तो मैं इस पर देसी घी
घी या मक्खन लगाऊंगा, और फिर ये कि बहुत कम लगाऊंगा ताकि ये जो ना इसमें ज़्यादा जो लोग फैट कॉन्शियस होते हैं कि जी हमने ये तेल इसको बड़ा लगा हुआ, ये देसी घी वगैरह इस तरह की चीज़ें, तो आप बेशक थोड़ा सा लगा दें, लेकिन ये लगाना इसलिए होता है कि ये थोड़ा सा इसमें मॉइस्चर आए। अब वैसे तो इसके अंदर चीज़ है, अभी मैं जब आपको काट के दिखाऊंगा अपना इसी में, जैसे ये पैन है, इसी पैन में मैं आपको काट के दिखाऊंगा। आप देखिए चीज़ कैसे इसमें से लावे की तरह बाहर आता है। मैंने अभी थोड़ी सी इसके नीचे हीट थोड़ी सी तेज की है। आपने गौर किया होगा कि बिल्कुल हमने जिस तरह से इसको पकाया है, ये बिल्कुल पैन के साथ लगा नहीं, जुड़ा नहीं है। उसकी वजह कि हमने साथ साथ इसको मूव भी करते रहे हैं। जैसे ये नीचे ये बन गया, पक गया, और जो कि ये देखें प्रॉपर ब्यूटीफुली ब्राउन। और क्योंकि ये मैदा है, अगर आप चाहें तो मैदे में जो खालस गंदम का आटा वो भी इसमें शामिल कर सकते हैं। अगर आप के पास या आप कोई भी आटा यूज़ कर सकते हैं, लेकिन रेसिपी यही रहेगी। और आखिरी बात जो टोटका इसके साथ बताना है कि इसको खाने के लिए बड़ा ज़रूरी है कि अगर बच्चों ने खाना है तो साथ में केचप दे दें, अगर बड़ों ने खाना है तो इसके साथ आप ग्रीन चटनी, इमली की चटनी, इन दोनों को अगर चाहें तो मिक्स करके भी, या फिर दही में इमली की चटनी डाल के उन दोनों को जो है ना इसके साथ आप बेहतरीन जो है इसकी जो है ना इसके कॉन्डिमेंट्स के तौर पे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें हमने आपको बताया था कि मैंने धड़े मिर्च डाली थी इसमें, और मैंने कहा था कि यहाँ पे ज़रा लोग कम खाते हैं, लेकिन कराची में थोड़ी सी ना वो ज़्यादा मिकदार जो है ना तीखापन अपनी रेसिपीज़ में रखती हैं। तो उसी हिसाब से जहाँ के आप रहने वाले हैं, आप इस रेसिपी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये अब ये नाउ ये साइड बिल्कुल तैयार है। 10 सेकंड में दूसरी साइड तैयार होगी, फिर मैं आपको काट के दिखाऊंगा। मैं इसके नीचे आग बंद कर रहा हूँ। बंद कर दो। ले जी, तो जो आवाज़ आ रही थी वो गैस के जलने की आवाज़ थी। तो अब ये थोड़ा सा ज़्यादा, ये ऊपर वाला हिस्सा बिल्कुल मुकम्मल है, नीचे वाला भी। अब मैंने इसलिए इसकी आग बंद की है कि अब ये बिल्कुल तैयार है। तो अब ये है कि मैं आपके सामने इसको ज़रा काट के दिखाता हूँ आपको। मैं इसी से काटता हूँ इसको, ये देखें। वैसे तो आप घर में छुरी भी यूज़ कर सकते हैं। तो बिल्कुल जैसे पानी में चम्मच नहीं चलता, इस तरह से इसके अंदर से मैं, हालांकि ये देखिए ये कुकिंग मेरे पास वो है अपना यूटेंसिल, लेकिन मैं उसके अंदर आप देख रहे हैं ये तारे अंदर से चीज़ की। वाह, दिस इज सो डिलिशियस। और देखने में भी जैसे मैं आपको ये देखें, वाह। अब आप देख रहे हैं चीज़ इसमें से बाहर आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। अब ये पिज़्ज़े की तरह आप इसके जो पीसेस काट के तो आप खिला सकते हैं। और जो चीज़ है वो इसलिए क्योंकि वो थोड़ा सा हमने ज़्यादा डाला था, इसलिए वो आप देख रहे हैं कि चीज़ बह के बाहर की तरफ आ रहा है। और बच्चों के लिए, बड़ों के लिए ये वो चीज़ है जो लोग बड़ा इसको पसंद करते हैं। तो इसके अगर आप चाहें तो ये तकरीबन इसके बनते हैं 6 पीस। तो आप इफ्तारी में 6 पीस जो है वो आप एक अगर खाने वाला कोई ज़रा ज़्यादा शौकीन आदमी है तो फिर ये पूरा जो है पराठा वही काफ़ी है। क्यों शराफ साहब? जी सर, शराफ साहब बिल्कुल ही ताकत सर। पूरी हमारी रेसिपी बन गई है शराफ साहब ने, लेकिन काम सारा इन्हीं का था। तो जो खूबसूरत चीज़ थी वो मैंने आपको बना के दिखा दी है। आपको इसको घर में इसको करें ट्राई। अगर आपको इसका मज़ा आए तो हमारी जो वेबसाइट है उस पर जाके हमें ज़रूर इस पर कमेंट कीजिएगा, और इस कमी पेशी हो तो तब भी हमें इस पर जो है लिख के भेजिएगा। अगले शो के लिए मुझे और शेफ शराफत को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह ताला कल नए रोज़े में नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।
जी जनाब, वंस अगेन वेलकम बैक आफ्टर अ ब्रेक। रमज़ानुल मुबारक की हमारी खुसूसी ट्रांसमिशन जो कि ATV के तवज्जुह से पेश की जा रही है। शहर रमज़ान, हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि ऐसे अच्छे अच्छे मेहमानों से आपकी मुलाकात करवाते रहें, जो रोज़ आजकल हो रहा है सिलसिला। मज़े मज़े के खाने आपको बनाकर सिखाते हैं और बहुत अच्छी अच्छी बातें हमें खुद भी सीखने को मिलती हैं। बिल्कुल जी, माह सियाम इसी वजह से हमारा तो डबल बोनस वाला महीना गुजरता है कि इबादत तो हो रही हैं, नेकियां भी समेट रहे हैं, सहरी अफ्तारी का मज़ा भी कर रहे हैं और इबादत भी कर रहे हैं, बरकतें भी समेट रहे हैं और साथ ऐसे मेहमानों से हमारी मुलाकात हो रही है जो कम वक्त में हमें बहुत सारी बातें बताते हैं। एग्जैक्टली, और जो हमारे फ़ायदे की बातें होती हैं। बेशक। और एक बात मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगा कि मायूसी के हवाले से अक्सर समरा कहा जाता है कि मायूसी कुफ्र है, मायूसी गुनाह है, और यकीनन हर इंसान की ज़िंदगी में कई मरतबा ऐसे लम्हात आते हैं जब वो बेबस फील करते हैं। बिल्कुल। और ऑब्वियसली उस वक्त सिर्फ एक हस्ती है जो इंसान की मदद कर सकती है और वो है अल्लाह ताला की। तो अल्लाह ताला पे आप तवक्कल करें और मदद मांगें और दुआ करें। दुआ में बहुत असर होता है, चाहे कितने भी मुश्किल हालात हों। बहुत से मौजज़ात इस दुनिया में होते हैं। बिल्कुल। और कहते हैं ना कि अल्लाह के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है, और अल्लाह ताला से ज़रूर मदद मांगनी चाहिए और दुआ ज़रूर करनी चाहिए। दुआ में बहुत असर होता है। इसी पैगाम के साथ आज की ट्रांसलेशन का वक्त अब हुआ जा रहा है ख़त्म। इंशाअल्लाह ताला फारूक, हसन और समरा से आपकी फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।